नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की कहानी जानेंगे, एक ऐसा पावरफुल आइडिया जिसने ना सिर्फ देशों के नक्शे बदल दिए, बल्कि यूरोप की पूरी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक आइडिया इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? कैसे उसने पूरा नक्शा ही बदल दिया और दुनिया को एक भयानक युद्ध में झोंक दिया? चलिए, इसी सवाल के साथ इतिहास के इस दिलचस्प मोड़ को समझना शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के फ्रांस से, जहां एक कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार ने जन्म लिया। देखिए, उस वक्त यूरोप ना एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ राजाओं की सदियों पुरानी हुकूमत थी, जहां आम लोग सिर्फ प्रजा थे, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई, एक जोरदार सोच उभर रही थी, नागरिकों के शासन की, यानी गणतंत्र की। और इसी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र के आइडिया को जन्म दिया। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन जबरदस्त सोच थी। इसका मतलब था, देश किसी एक राजा की निजी जायदाद नहीं है, बल्कि ये उन सभी नागरिकों का है जो एक जैसी पहचान, संस्कृति और बराबर के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अब इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एकता के कुछ सिंबल बनाए। उन्होंने एक नया तिरंगा झंडा अपनाया, एक राष्ट्रगान बनाया, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया, ताकि हर एक इंसान को लगे कि हाँ, वो एक राष्ट्र का हिस्सा है। लेकिन ये विचार फ्रांस में ही नहीं रुका। अब देखते हैं कि कैसे एक शख्स इसे अपने साथ पूरे यूरोप में ले गया। नेपोलियन वो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। एक तरफ उसने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था, मतलब वो जो जमींदारी सिस्टम था, उसे खत्म किया और सबके लिए एक जैसे कानून लागू किए। उसने मॉडर्न सोच की नींव रखी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी तानाशाही ने ही बाकी देशों के लोगों में ये एहसास जगाया कि उन्हें भी अपने आज़ाद राष्ट्र की ज़रूरत है। और बस, नेपोलियन के बाद राष्ट्रवाद की जो ये चिंगारी थी ना, वो पूरे यूरोप में क्रांति की आग बनकर फैल गई। यकीन मानिए, ये आइडिया जंगल की आग की तरह फैला। 1830 से लेकर 1848 के बीच फ्रांस से बेल्जियम, ग्रीस तक पूरे यूरोप में लोग अपने देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे। पर यह लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ी जा रही थी, ये एक कल्चरल क्रांति भी थी। आर्टिस्ट, कवि, संगीतकार, ये सब अपनी कला, लोकगीतों और कहानियों के जरिए लोगों के दिलों में देश के लिए गर्व और एकता की भावना जगा रहे थे। पुरानी राजशाहियां इस नई लहर से कितना खौफ खाती थीं, इसका अंदाजा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनी के इस एक बयान से लगता है। उन्होंने एक राष्ट्रवादी नेता के लिए कहा, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये बात इन विचारों की ताकत को साफ दिखाती है। तो इन क्रांतियों की आग में तपकर ही नए और शक्तिशाली राष्ट्रों का जन्म हुआ। जर्मनी के एकीकरण के पीछे एक सैन्य मास्टरमाइंड बिस्मार्क का हाथ था। उनकी रक्त और लौह की नीति का मतलब था बातचीत नहीं, युद्ध। और इसी के दम पर एक ताकतवर जर्मन साम्राज्य बना। लेकिन इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं थी, बल्कि ये मैज़िनी जैसे विचारकों के सपनों, कैवर जैसे रणनीतिकारों की कूटनीति और गैरिबाल्डी जैसे जांबाज सिपाहियों की बहादुरी का मिला-जुला नतीजा था। लेकिन इस कहानी का अंत उतना अच्छा नहीं है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां एकता का यही विचार टकराव और तबाही की वजह बन गया। यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ आया। अपने देश के लिए जो गर्व था, वो अब आक्रामक राष्ट्रवाद में बदल गया। हम एक हैं का आइडिया अब सिर्फ हम ही महान हैं की भावना बन गया। और बस यहीं से देशों के बीच खुद को बेहतर साबित करने की एक खतरनाक होड़ शुरू हो गई। और इसके नतीजे बहुत बुरे हुए। अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई, हथियारों की होड़ लग गई और बाल्कन जैसे इलाकों में जातीय तनाव एक विस्फोटक लेवल पर पहुंच गया। बाल्कन का जो इलाका था, वो उस वक्त एक सुलगते हुए बारूद के ढेर जैसा था। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था और उसके नीचे दबे कई छोटे छोटे समूह अपनी आज़ादी चाहते थे। और यूरोप की बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं। और इसी बाल्कन के तनाव में वो चिंगारी भड़काई जिसने पहले विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में लगा दी। जिस एक विचार ने राष्ट्रों को बनाया था, अब वही विचार दुनिया को तबाह करने पर तुला था। राष्ट्रवाद की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक ही विचार एक ही वक्त में बनाने वाला और मिटाने वाला दोनों हो सकता है? एक आइडिया जो लोगों को जोड़कर महान देश बना सकता है, वही उन्हें दुनिया के सबसे भयानक युद्धों में भी धकेल सकता है। सोचने वाली बात है ना?